हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। आज हम 10 क्लास के बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं, तो आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले बच्चे पार्ट 1 करा दिया गया है, तो आज हम पार्ट 2 में साम्यवाद क्या है और कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय संघ, ये सब कराने वाले हैं। बच्चे अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो आपका उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर हिस्ट्री में सबसे अच्छा आने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको आसान शब्दों में कराया जाता है। चलिए बच्चे देर ना करते हुए चलते हैं साम्यवाद और समाजवाद का पार्ट 2, है ना। चैप्टर 2 है बच्चे, और पार्ट 2 हम कराने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद। चलिए बच्चे अब हम चलते हैं साम्यवाद के बारे में। तो बच्चे साम्यवाद आपका सेकंड लेक्चर में आपको साम्यवाद के बारे में हम समझा रहे हैं। इससे पहले आपका समाजवाद के बारे में बता दिया गया था। समाजवाद क्या है, समाजवाद के क्या विचार थे, यूटोपियन समाजवादी लोग कौन कौन थे, ये आपका फर्स्ट लेक्चर में करा दिया गया। सेकंड लेक्चर में बच्चे हम कराने वाले हैं साम्यवाद क्या है ना। साम्यवाद का जनक कौन था, साम्यवाद का जनक कौन था, कार्ल मार्क्स था। उसका जीवनी के बारे में जानेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, इसके अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में जानेंगे। आज इस लेक्चर में इतना जानेंगे, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम चलेंगे रूसी क्रांति। इसमें 3 ही है ना, समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। आज आपका साम्यवाद खत्म हो जाएगा। चलते हैं बच्चे। साम्यवाद क्या है, आसान शब्दों में समझते हैं। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ऐसे समाज के निर्माण की बात करता है। ऐसे समाज की किसका बात करता है, निर्माण की बात करता है, जिसमें ना कोई वर्ग होगा और उत्पादन के संसाधनों पर, या बच्चे उत्पादन के संसाधन का मतलब समझते ही होंगे आप, है ना, पहले से समझते होंगे। उत्पादन के संसाधन का मतलब आप जो भी आपके पास संसाधन है, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, इसको बोलते हैं उत्पादन के संसाधन, ठीक है ना। उत्पादन के संसाधनों पर उस समाज, याद रखिए, उस समाज के समान, याद रखिए, समान अधिकार होगा और न्याय से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। यानी उत्पादन के जो भी संसाधन है सबका समान अधिकार रहेगा, सभी का हक उसमें रहेगा, लेकिन समान दर से रहेगा। कोई भी, है ना, कोई भी वर्ग नहीं होगा। उत्पादन के संसाधनों में सबका समान अधिकार होगा, है ना। न्याय से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। तो जिसमें मानवता ही एकमात्र क्या होगा, धर्म होगा। जिसमें मानवता ही क्या होगा बच्चे, एकमात्र धर्म होगा। तो ऐसी ही व्यवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चे, साम्यवाद कहते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चे, साम्यवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का क्या कहा जाता है, जनक। क्या कहा जाता है बच्चे, जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो अब आराम से बता सकते हैं बच्चे, कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। क्या बच्चे समझ में आया, कितना इजी में सिखा दिया गया। क्या समझे आप इसमें। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ऐसे समाज के निर्माण की बात करता है जिसमें ना तो कोई वर्ग होगा, कोई भी उत्पादन के संसाधन, सभी का समान अधिकार होगा, न्याय से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, है ना, न्याय से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, जिसमें मानवता ही एकमात्र धर्म होगा। तो ऐसी ही व्यवस्था को बच्चे क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, साम्यवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। क्या बच्चे यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं बच्चे कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में। आइए बच्चे जानते हैं इसकी जीवनी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्सर पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी बताएं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत, कहां पे, राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, है ना, और किस परिवार में हुआ। ये 3 ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है बच्चे। कहां हुआ, कब हुआ, है ना, किस परिवार में हुआ, ये 3 ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स था। क्या था बच्चे, हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील था। क्या था, एक वकील था, ठीक है बच्चे। कार्ल मार्क्स को यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। कार्ल मार्क्स ने क्या किया बच्चे, यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया, ठीक है बच्चे। चलते, कार्ल मार्क्स ने अपनी शिक्षा बोन एवं बर्लिन यूहन विश्वविद्यालय से पूरा किया। कार्ल मार्क्स अपनी शिक्षा कहां से पूरा किया बच्चे, बोर्न एवं बर्लिन विद्यालय से पूरा किया, ठीक है आपका। चलिए चलते हैं बच्चे। कार्ल मार्क्स, हीगेल, याद रखिएगा बच्चे, कार्ल मार्क्स, हीगेल, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसों के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों से क्या थे,
काफी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे बच्चे, पूछ सकता है। बताइए कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे, तो आप अच्छे से बता सकते हो बच्चे, किससे, हिगेल से, मॉन्टेस्क्यू से, रूसो के विचारों से काफी प्रभावित थे। ठीक है बच्चे। कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र, उसका जो बचपन के जो मित्र था है ना, जैनी, क्या नाम था उसका, जैनी से विवाह कर लिया। जो बचपन के दोस्त था, बचपन जिसके साथ खेलता था, जिसके साथ स्कूल जाता था, उसी से क्या कर लिया, वो शादी कर लिया। ठीक है बच्चे। चलिए फिर एक साल बाद, कब बच्चे, एक साल के बाद 1844 में घर परिवार को छोड़कर पेरिस चला गया। कहां चला गया, पेरिस मतलब फ्रांस चले गए, जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स नाम है ना, से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हुई। दोनों में क्या हो गया बच्चे, गहरी दोस्ती हो गई। ठीक है बच्चे। चलिए फिर कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, याद रखिएगा बच्चे, ये बहुत बार पूछा गया। तो बताइए कार्ल मार्क्स किसका स्थापना की, बोले दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कार्ल मार्क्स किस पुस्तक की रचना की, तो बताइएगा दास कैपिटल की रचना की। ठीक है बच्चे। चलिए समाजवादियों का, इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है, इससे जिससे समाजवादियों को क्या कहता है, बाइबिल कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बच्चे, बताइए कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो आप बोलिएगा कि दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है बच्चे। फिर उनकी मृत्यु 65 वर्ष की बात 1883 ईस्वी को हो गया। क्या बच्चे इसका जीवनी समझ में आया पूरा, अच्छे से आपको जीवनी समझा दिया गया बच्चे। चलते हैं आगे। चलिए बच्चे अब हम चलते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। बच्चे किसके बारे में चलते हैं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में चलते हैं बच्चे। तो पहला सिद्धांत है द्विद्वात्मक, है ना, भौतिकवाद का सिद्धांत। द्विद्वात्मक, यहाँ अंश वाला द्विद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या कहता है, दो विचार, याद रखिए, एक विचार नहीं, दो विचार, मतलब दो व्यक्ति, आपका विचार अलग है, किसी और का विचार अलग है, वही कहता है दो विचार का आपस में टकराव, दो विचार आपस में टकराव के बाद, याद रखिए, जो एक नया विचार उत्पन्न होता है तो उसके अनुसार काम करना ही द्विद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। कहने का मतलब है बच्चे, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते करते करते, आपकी बात कुछ और, मेरा बात कुछ और, दोनों के बीच मिल करके एक नया बात जो निकल के आती है, उसी को फॉलो करना ही क्या कहता है, द्विद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। क्या बच्चे समझ में आ गया, अच्छे से देखिए, दो विचार, एक विचार नहीं, दो विचार मतलब दो व्यक्तियों का विचार आपस में टकराते, आपस में बोलते बोलते एक नया विचार निकल के आता है ना बात, जो एक नया विचार, याद रखिएगा, एक नया विचार उत्पन्न होगा तो उसके अनुसार काम करना ही क्या कहलाता है बच्चे, द्विद्वात्मक, है ना, भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। क्या बच्चे समझ में आया, कितने आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चे अगला चलते हैं। बच्चे क्या कहता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जाति वर्ग होता है ना बच्चे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष सिद्धांत बताता है कि इतिहास में बदलाव तब आते हैं जब समाज के शोषित वर्ग, याद रखिए कौन वर्ग, शोषित वर्ग, जो जिसको लोग मतलब सामंतवाद, जमींदार शोषित किया था, शोषित वर्ग या उत्पीड़न वर्ग के द्वारा, किसके द्वारा, उत्पीड़न वर्ग के खिलाफ, है ना, संघर्ष करता है। जब आपका शोषित होगा, मान लेते हैं आप छोटे वर्ग हो, जिसका बड़े वर्ग लोग जैसे सामंतवाद हो गया, है ना, कुलीन वर्ग हो गया, जो उसका शोषण करता है, तो वैसे वर्ग को हम बोलते हैं शोषित वर्ग, और शोषण करने वाले को बोलते हैं उत्पीड़न वर्ग, है ना। वही कह रहा है, शोषित वर्ग उत्पीड़न वर्ग के खिलाफ संघर्ष करता है और एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है, तो उसे हम कहते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यानी जब आपका बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं, शोषित किया जाएगा सामंतवादों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, कुलीन वर्गों के द्वारा, तो आप उसके खिलाफ क्या करते हैं, संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये संघर्ष करते हैं, तो उसी को बोलते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या बच्चे समझ में आ गया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चलिए आगे चले बच्चे। तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था का सिद्धांत। याद रखिएगा बच्चे, इस बार आपको बता दूं, इस बार एग्जाम में इसी सिद्धांत से एक पॉइंट पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है, समझे ना आपको, याद रखिएगा, इतिहास के भौतिकवादी व्यवस्था का सिद्धांत। तो यही तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, इतिहास के भौतिक व्यवस्था का सिद्धांत के बारे में। चलते हैं बच्चे। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का
सिद्धांत उन शक्तियों को स्पष्ट किया है जो वास्तव में, याद रखिए, इतिहास की घटनाओं का संचालन करता है, यानी इतिहास की घटनाओं से सीखता है। क्या करता है? सीखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने की क्या करता है बच्चे? कोशिश करता है। यानी इतिहास में जो बातें बीतती है उसकी घटनाओं से सीखता है और सीख के उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसी का कहा गया बच्चे इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था का सिद्धांत। इस बार एग्जाम में ये तो पॉइंट पूछा गया है बच्चे 2 नंबरिया में। बताइए इतिहास के भौतिकवाद का व्यवस्था का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आप आराम से लिख सकते हैं इतिहास, कार्ल मार्क्स ने इतिहासवाद है ना, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत में बताया गया है जो चीज इतिहास में बीतता है, जो चीज इतिहास में घटता है, उसको जानने के बाद उसको है ना, उसको सीख करके आगे बढ़ते हैं जब, उसी को हम बोलते हैं इतिहास की भौतिकवाद व्यवस्था का सिद्धांत। क्या बच्चे समझ में आया? चलते हैं आगे, चलते हैं। चौथा है बच्चे मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम ही वस्तुओं का है ना वास्तविक मूल्य का निर्धारक तत्व है। श्रम ही वस्तुओं का, जितना ज्यादा श्रम लगेगा वस्तु का दाम उतना बढ़ेगा, जितना कम लगेगा उतना कम होगा। वही कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम ही, याद रखिए, वस्तुओं का है ना वास्तविक मूल्य के निर्धारक तत्व होता है। ठीक है बच्चे। और अगला पॉइंट है बच्चे, कार्ल मार्क्स ने कहा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना करो क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्यविहीन और वर्गविहीन, यानी जहां कोई वर्ग ना हो, जहां कोई वर्ग ना हो, जहां कोई राज्य ना हो, कोई राजा ना हो, ऐसे समाज का निर्माण करो। क्योंकि जब तक संघर्ष ना करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास खोने का क्या है? ना तो तुम्हारे पास जमीन है, ना तुम्हारे पास पैसा है, तो खोने का क्या है? तो लड़ो, संघर्ष करो, तो ऐसे समाज का निर्माण करो। ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये आपका साहन क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हुआ बच्चे। अब आगे चलते हैं बच्चे। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में बांटा है। याद रखिएगा बच्चे, पूछा जाता है बताइए कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बता सकते हैं बच्चे कार्ल मार्क्स इतिहास को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है बच्चे। चलिए, सब पहला आदिम समान है ना साम्यवादी युग, पहला बताया आदिम साम्यवादी युग। दूसरा बताया दास्ता युग। बच्चे दास्ता युग का मतलब होता है गरीब मजदूरों को नौकर बनाकर रखना, यानी गरीब मजदूरों को आप क्या कर लेते हैं, पैसे दे खरीद लेते हैं, ये आपका परमानेंट नौकर हो जाता है, आपके यहाँ दासी की तरह काम करता है, आपके यहाँ जिंदगी भर आपके यहाँ खड़ता, आपका सेवा करता है, ऐसे बोलते हैं दास्ता युग। क्या समझ गए बच्चे? तीसरा सामंतवादी युग भी आया बच्चे। इसके बाद आया पूंजीवादी युग भी है, एक समाजवादी युग है। ये आपका 5 है ना भागों में बांटा है कौन? कार्ल मार्क्स ने। किसको? इतिहास को। ठीक है बच्चे, चलते आगे। इसके अलावा याद रखिए, इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने एक और युग है ना, एक और युग के बारे में बताया है जो मजदूर वर्ग लेकर आएंगे। कार्ल मार्क्स ने बताया कि हम 5 तो बताए हैं, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ग आएगा, लेकिन वो उसको कौन लाएगा? मजदूर वर्ग लेके आएगा, जिसे हम साम्यवादी युग कहेंगे या वर्ग विहीन युग कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे बच्चे? साम्यवादी युग कहेंगे या वर्ग विहीन युग कहेंगे। क्या दिक्कत है बच्चे यहां तक? चलिए, अब हम लास्ट चलते हैं बच्चे अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में। कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में क्या क्या किया उसके बारे में जानते हैं। यह संघ मजदूरों की स्थिति को देखते हुए बनाया गया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया। यह संघ मजदूरों की स्थिति को देखते हुए बना गया। अंतरराष्ट्रीय संघ जब निर्माण हुआ बच्चे, तो यह मजदूरों की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। ठीक है ना। और जिसे 2, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ और दूसरा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। अंतरराष्ट्रीय संघ को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। चलिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में हम जानते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में, याद रखिएगा बच्चे, कब? 1864 ईस्वी में बनाया था, जिसका पूरा श्रेय कार्ल मार्क्स को, यानी प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ अगर देखा जाए तो पूरा श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है बच्चे। ठीक है बच्चे। चलिए, और इस सम्मेलन में नारा दिया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यानी प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में एक नारा दिया गया कार्ल मार्क्स, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। क्या बच्चे समझ में आया? आगे चलें। चलिए, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, हम क्या जानेंगे बच्चे? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में।
तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय कार्ल मार्क्स की मृत्यु के ठीक 6 साल बाद, याद रखिएगा बच्चे, कार्ल मार्क्स की मृत्यु के ठीक 6 साल बाद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ, यानी मृत्यु के बाद हुआ। कब? 6 साल बाद हुआ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? पेरिस में हुआ था, जिसमें 20 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, याद रखिएगा। हाँ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय 14 जुलाई 1889 ईस्वी में कहां हुआ? पेरिस में हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 क्या लिए? प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना। और इस सम्मेलन में सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया। क्या लिया बच्चे? एक निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष मजदूर वर्गों का एक दिवस के रूप में मनाया जाए। मजदूर वर्ग को एक दिवस के रूप में मनाया जाए, उसके नाम से एक दिवस के रूप में मनाया जाए। हाँ, फिर 1 मई 1890 से लेकर अब तक, 1 मई 1890 से लेकर अब तक साल में, है ना, हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप देखिएगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद ये तो आपका हो गया क्लियर बच्चे। अब हम चलते हैं बच्चे, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं। क्या है बच्चे, समझ में आया? सर्वहारा वर्ग श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग आते हैं। किसान, मजदूर, गरीब, आम लोग आते हैं। इस वर्ग का, है ना, कोई विशेष सुविधा एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता। इस वर्ग को कोई भी विशेष अधिकार, है ना, और सुविधाएं नहीं दी जाती है बच्चे, है ना। यह पूंजीपतियों के द्वारा एक शोषित वर्ग कहलाता है। यानी ये वर्ग समझो कि पूंजीपतियों का जो होता है, पैसे वाले लोगों का होता है, सामंतवादों लोगों का होता है, उसका द्वारा एक शोषित वर्ग कहता है। ऐसे ही वर्ग को हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या बच्चे समझ में आए आपको? 1 मिनट में याद होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, है ना, आम गरीब लोग आते हैं, है ना। इस वर्ग का कोई भी विशेष सुविधा और अधिकार नहीं होता है। यह पूंजीपतियों द्वारा एक शोषित वर्ग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या बच्चे समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे। शीत युद्ध क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड है बच्चे। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए बच्चे, शीत युद्ध का मतलब होता है कि हथियार का प्रयोग नहीं, सिर्फ बातों पे ही युद्ध होता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, तुम पे हम वो कर देंगे, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है। वो उधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, लेकिन खाली बातों ही बातों का युद्ध हो रहा है ना। बातों ही बातों से युद्ध हो रहा है। तो वही कह रहा है, शीत युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि, याद रखिए, बल्कि यह युद्ध केवल बातों से, याद रखिए, केवल बातों से ही लड़ी जाती है। तो उससे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बच्चे? शीत युद्ध कहते हैं। सिर्फ बातों से ही लड़ जाते हैं, हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ बातों से ही की जाती है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं बच्चे? शीत युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध अमेरिका और रूस के बीच, याद रखिएगा, शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, है ना, बीच हुआ था। आपका ये क्लियर हो गया बच्चे। अब हम चलेंगे बच्चे, आपका समाजवाद और साम्यवाद कंप्लीट हो गया। पहला लेक्चर में, पहला पार्ट में बच्चे हम समाजवाद के बारे में बताए, यूटोपियन समाजवाद के बारे में बताए बच्चे। दूसरे आपका लेक्चर में जो आज हम करा रहे हैं, आज आपका हो गया साम्यवाद के बारे में, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में, कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में, है ना, अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में जाने बच्चे। तो अब हम चलते हैं बच्चे रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति बच्चे आपको इस पार्ट में नहीं कराने वाले हैं, ये पार्ट आपका 3 में होने वाला है। यानी 2 पार्ट में रूसी क्रांति खत्म हो जाएगा बच्चे, क्योंकि रूसी क्रांति थोड़ा सा बड़ा है और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रूसी ही क्रांति। क्योंकि एग्जाम में जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चे बिहार बोर्ड में, वो रूसी क्रांति से ही पूछा जाता है। तो रूसी क्रांति आपका 2 पार्ट में होगा, है ना। पहला पार्ट में आपको कराया है समाजवाद, दूसरा पार्ट में साम्यवाद, तीसरा पार्ट में होगा आपका रूसी क्रांति, चौथा पार्ट में होगा रूसी क्रांति का अंत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। कितना हो गया? 4, और 1 पार्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, और कुछ जो सब्जेक्टिव छूटा रहेगा उसका कराएंगे। ठीक है बच्चे।
रूस में 2 क्रांति हुआ, याद रखिए, फिर भी आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर दिए। रूस में 2 क्रांति हुआ है बच्चे, एक है 1905 की क्रांति, एक 1917 की क्रांति। तो ये चीज आपको हम बच्चे, आपको यहाँ हिंट इसलिए लिख दिया कि अगला लेक्चर जो आने वाला है बच्चे, तो आपका रूसी क्रांति पे आने वाला है। तो आपका तीसरा पार्ट जो आने वाला है वो रूसी क्रांति में आने वाला है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे, अगर बच्चे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि यहाँ आपको फ्री क्लास दी जाती है और बेहतर ढंग से की जाती है और आसान शब्दों में बताया जाता है बच्चे। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिलेगा बच्चे। अगर आपको नोट्स चाहिए है ना, आप क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा, सर हमको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।